संवाद पे ही आनंद लेंगे ना। 18 साल के अंदर हमको अपना ये लोकतंत्र में वोटिंग राइट्स मिला है। आप थोड़ा सा इसको मैं अधिकारियों की क्लास लूंगा तुम्हारे प्रश्न के बाद। ये जो आपने बताया ना, ये 18 साल के बाद हमको अपना वोट देने का अधिकार होता तो हम अपने राज्य के लिए सरकार के उनसे बनाना, केंद्र में सरकार मोदी जी की बनाना, या हमको अपने नगर पालिका, नगर परिषद, पंचायत, जो भी आपके यहाँ स्थानीय बॉडी होगी, उसमें आपकी पसंद का चयन का व्यक्ति भेजना था। ये यहाँ से आपके अंदर में वो भाव सहकारिता का ला रहा हूं। सहकारिता का भाव लाना मतलब आपको लीडर बनाना है। लीडर बनाना मतलब सबको चुनाव लड़ना, ऐसा नहीं। सहकारिता की समिति का अध्यक्ष होना, इसका मतलब है कि हाँ, मैं अपने साथ 10 लोगों का भला भी कर सकता हूं और सुचिता के साथ काम भी कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस लाना अपने आप में, ये जनतंत्र की तरफ भी ले आता है। सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के लिए सहकारिता की भावना का एक विराट स्वरूप लोकतंत्र है, और सीमित स्वरूप उस सब्जेक्ट के साथ सहकारिता की समितियां हैं जिसके आधार पर उसका पंजीयन हो रहा है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा भैया, बता देना आपके हिसाब से। क्योंकि सहकारिता समिति में जैसे आप अपनी कोई भी कमेटी या बैंक के आप अध्यक्ष हो जाते हो, तो उसके अंदर भी आप उसी सारे प्रकार के पावर रखते हुए काम करते हैं जो चुनाव जनप्रतिनिधि रहता है। एक तरह से वो लोकल गवर्नमेंट की तरह काम करता है। गवर्नमेंट की स्टेट पे तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ आपका ये सारे बड़े बड़े बैंक, अपेक्स बैंक वगैरह उसी काम करते हैं, जो एक तरह से प्रदेश सरकार की इस व्यवस्था को संचालित करते हैं। हर जिले में उनकी ब्रांच होगी, उनके नीचे तक के सारे अधिकारी होंगे, उनके फाइनेंशियली सारे सिस्टम होंगे। तो अपने लिए आप सबकी जानकारी के लिए अभी भैया को मैंने बताने का प्रयास किया है कि हम में से हर एक कोई भी डिग्री लेके आए, और बड़ी बात तो ये भी है, आप बोलोगे तो फिर सही आप अध्यक्ष हो जाते हो, तो उसके अंदर भी आप उसी सारे प्रकार के पावर रखते हुए काम करते हैं जो चुनाव जनप्रतिनिधि रहता है। एक तरह से वो लोकल गवर्नमेंट की तरह काम करता है। गवर्नमेंट की स्टेट पे तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ आपका ये सारे बड़े बड़े बैंक, अपेक्स बैंक वगैरह उसी काम करते हैं, जो एक तरह से प्रदेश सरकार की इस व्यवस्था को संचालित करते हैं। हर जिले में उनकी ब्रांच होगी, उनके नीचे तक के सारे अधिकारी होंगे, उनके फाइनेंशियली सारे सिस्टम होंगे। तो अपने लिए आप सबके जानकारी के लिए अभी भैया को मैंने बताने का प्रयास किया है कि हम में से हर एक कोई भी डिग्री लेके आए, और बड़ी बात तो ये भी है, आप बोलोगे तो फिर सहकारिता में जो 5वीं के बाद स्कूल छूट गया होगा, 8वीं के बाद छूट गया, अब कोर्स की बात करोगे तो वो तो रास्ते में ले जाएंगे, तो सहकारिता का तो आंदोलन आधा हो जाएगा, आधे से भी कम हो जाएगा। क्योंकि ये सहकारिता के अंदर तो आप पढ़े लिखे हो तो, कोई कारण से अल्प पढ़े हो तो, किसी भी डिग्री को लिया हो तो, आपने IIT किया तब भी, और आपने 8वीं पास हुए तब भी, सहकारिता में सबका स्वागत है। तो सहकारिता से सबको लेके चलती, इसमें ये पूरी छूट है कि आप किसी क्षेत्र में से भी आते हो। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि जैसे आप गांव से आते हो, मान लो, तो गांव में मेरे यहाँ फूलों की खेती होती है, मैं मेरे से चालू करता हूँ। तो फूलों की खेती में मेरे को फूल की जो कीमत मिलती है, मान लो लोकल मंडी में अकेले जाता हूँ तो उतनी कीमत नहीं मिल पाती है। तो हमने मान लो सहकारिता समिति बना ली। अब समिति बनाने के बाद उस फूलों को इस मार्केट में पहुंचा, या वहां से गाड़ी में कहीं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कहीं दूर पहुंचा दे तो अच्छा भाव मिल जाए। और अच्छी बात है कि अपने में से हमारे यहाँ तो कुछ घरों में मजदूरों को ढूंढ करके उस फूल की माला बनवा करके उसको सेल करवाने लग जाए। ऐसे कई रास्ते आप इसके माध्यम में, केवल उदाहरण से समझा रहा हूँ। सहकारिता का मतलब हम अपने आय के व्यवसाय के माध्यम से अपना स्वयं का भी कुछ आय रास्ता निकाल सकते हैं, या फिर हम अपनी इस व्यवस्था से कई लोगों को, जैसे बैंक वगैरह बनती है तो बैंक कई लोगों को अपने उनकी बचत की आदत भी डालती है और उनके स्वावलंबन बनाने की दिशा में लोन फाइनेंस भी करती है। तो ये काम है सहकारिता माने का। तो जो ये परिभाषा जानता तो वो सहकारिता में आएगा, इसका अर्थ ये भी है। लेकिन सहकारिता की सीमा बहुत बड़ी है। सहकारिता में क्या क्या कर सकते हैं, पहले भैया एक जना बताओ, आप में से कौन बताएगा अपने अधिकारी में से क्या क्या कर सकते हैं? नवाचार जिसने किया, मैंने सर मैं निवेदन करता हूं सर, जो नवाचार क्यों बताओ, नवाचार जो आपने नवाचार किए, पहले कल्पना आ जाएगी ना, गलत तो नहीं कह रहा मैं।
बात मैं बताऊं ऐसे कि नहीं चलना चाहिए ना ये बात, जरा जोर से बोलो तो मालूम पड़ेगा। ये बिल्कुल हाथ ही लगा दी तुमने। सहकारिता विभाग में एक अलग से नवाचार सेल गठित है, जिसमें कुछ विशेषज्ञ और अधिकारी पूरे राज्य स्तर पे कांटेक्ट करके, संपर्क करके नए किस्म की सहकारी समितियों को प्रवर्तित करने का कार्य करती है। जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं वहीं से शुरू करूंगा कि हम लोगों ने एक CPPP का कॉन्सेप्ट दिया है, कोऑपरेटिव पब्लिक पार्टनरशिप का, और ये देश में पहली बार हुआ है कि मध्य प्रदेश की सहकारिता ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भाग भी लिया और लगभग 2000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव भी प्राप्त किए। तो इसको हम लोग और डेवलप कर रहे हैं। आगे बढ़ाते हुए इस काम को हम एक निवेश विंग भी आयुक्त कार्यालय में स्थापित किए हैं, जहां जो भी इच्छुक संस्थाएं होंगी या निवेशक होंगे, हम उनको पूरी सहायता उपलब्ध कराएंगे। दूसरा है कि हम लोगों ने कुछ पर्यटन की बहुत ही इनोवेटिव सोसाइटीज बनाई हैं, जहां लड़कियां सफारी कराती हैं। कोई मेरे ख्याल से कोई यहाँ मौजूद है? ओके, हम आए हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं मुझे। खड़े हो जाओ, आ जाओ। ये एक बहुत ही अभिनव प्रयास है हम लोगों का, जिसमें मेरा नाम संगीता सोलंकी है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मढ़ई में मैं ड्राइविंग का कार्य करती हूँ। ज्वेलरी का कैसे करती हो बेटा, बताओ जरा। ज्वेलरी का काम कैसे करती हो? ड्राइविंग का काम। तो ड्राइविंग गाड़ी वाड़ी चलाती हो? जी सर। गाड़ी कहाँ से आई? वो फॉरेस्ट की है सर। फॉरेस्ट की? जी। फॉरेस्ट ने आपको दी और आपकी कमेटी का? सोसाइटी की है। वर्कर सोसाइटी की है। वर्कर सोसाइटी की? जी। वर्कर सोसाइटी कोऑपरेटिव की? जी। बहुत अच्छा, ताली बजा दो कि ये बात ध्यान में आ गई। हमारे यहाँ आमतौर पे ये जो होटल वाले या टूरिज्म के लोग ये गाड़ी चलाते थे, लेकिन सहकारिता समिति के माध्यम से इनको गाड़ी लेना है, तो इनने वर्कर कमेटी बना ली और गाड़ी ली। गाड़ी लेकर के ये आराम से फॉरेस्ट में अपने बुकिंग करके लोगों को घुमाने का काम करते हैं। क्या कितनी आमदनी हो जाती बेटा? 14,000 सैलरी है। 14,000 सैलरी। देखो आप जोरदार अभिनंदन करें। कितनी बच्चियां हैं? कितनी बेटियां हैं? 2 हैं सर। 2 हैं। आप दोनों? जी। और वर्कर कमेटी में कितने लोग हैं? समिति में 10 लोग तो होंगे, 10-20 50 लोग। जरा ताली बजा दो। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा, ताली बजा बेटा। कौन सी क्लास की पढ़ाई की है आपने? मेरा BA कंप्लीट है। BA कंप्लीट है। और बेटी का? मेरा MA कंप्लीट है। तो बताओ, तुम रोज शेर से आंख मिलाती हो? जी सर। वो तो जंगल में तो यही टाइगर है। क्या क्या जानवर है वहाँ पे? टाइगर है, लेपर्ड है, भालू है। डरते नहीं हो? नहीं। देखो आप, जोरदार ताली बजाइए। ये है मध्य प्रदेश की हमारी बेटियां टाइगर रिजर्व में भी, क्योंकि ये आपकी जानकारी की। आप में से कौन कौन ओपन ऐसे टाइगर के रिजर्व में गया देखने? हाथ खड़े करो। जो गए, केवल जिनने देखा मैं पूछूंगा, ध्यान रखना। कौन कौन गया बताना। 1 और 2। अब तुम बेटा जाओ, मैं इनसे बात करता हूँ। टाइगर रिजर्व में जाना क्या अनुभव भैया, कौन बता रहा था? नहीं, आप तो बच्चे थोड़ी हो जो बच्चे। जरा हमारे स्टूडेंट को डर दो जरा। हाँ, कौन से टाइगर रिजर्व में गए थे? सर ये सतपुरा में टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे गया था। बट वहाँ पे टाइगर देखने को बहुत कम मिलता है। बट ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पे महिला टाइगर मतलब जिप्सी चला रही होगी वहाँ पे। बहुत बढ़िया,
टाइगर को टाइगर ही जवाब दे सकता है। नहीं सर, एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब वहाँ पे टाइगर्स आते हैं तो वहाँ का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है, हाथ पे रगड़ जाते हैं, सामने सब टाइगर बहुत और बढ़िया। वहाँ पे एक महिला जिप्सी चला रही थी, बहुत बड़ी बात है। जो वहाँ पे पुरुष भी हैं जो जिप्सी चलाते हैं, उनके भी हाथ पैर फूल जाते हैं, वो हाथ में गन लेके चलते हैं अपने। गनवन तो नहीं चलते यहाँ, थोड़ा ज्यादा हो रही। नहीं सर, नहीं सर, वो ऑलवेज अपने हाथ एक में मिनट मैं बताता हूँ। तुम्हारे मन में जो प्रश्न है मैं उसका उत्तर देता हूँ। हमारे यहाँ ये जो अपने जितने फॉरेस्ट है, खास करके टाइगर रिजर्व है, जो बाघ अभयारण्य बोलते हैं, इस बाघ अभयारण्य में हमारे यहाँ ये स्वाभाविक रूप से जंगल के अंदर जानवर भी अपने कैसे अनुशासन से जीते हैं, और आप किसी को कष्ट नहीं दो तो वो आपके प्रति भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते, आपके साथ जीने की उनको आदत पड़ गई। ये बाघ अभयारण्य का मतलब ही है, और इसीलिए बैठे है ना। मैं बाकी सबको बता रहा हूँ, जैसे कोई पहली बार जाता है तो वो सोचता है कि ये जंगल में फिर इनकी फेंसिंग वेंसिंग रख के अंदर रखते हैं, तो वो उनका फेंसिंग वेंसिंग नहीं होती है, वो तो खुले रहते हैं। और खुले रहने के बाद कभी कभी ये भी प्रश्न आता होगा कि ये तो जाने कितने जानवर खा जाते होंगे, खुले हैं ना। लेकिन ये भी एक खास बात, जंगल का टाइगर या कोई भी जानवर इस प्रकृति में परमात्मा के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए, टाइगर अपने जीवन में एक शिकार अगर करेगा तो 2 3 4 दिन 5 दिन जब तक उसको खाना खाता है, और दूसरा नहीं खाएगा। ऐसा नहीं कि इसको थोड़ा खाया फिर पकड़ लिया दूसरा तीसरा, जो अपना शिकार है उसी को खाता है। और उसी शिकार को खाते हुए वो जब उसका पेट भर जाता है तो जो उसकी 2 3 दिन बिना खाए आदत रहती है, और जब तक वो अपना शिकार दूसरा नहीं करता तब तक वो दूसरे जानवरों के चक्कर में भी नहीं पड़ता। तो ये जो अपनी स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक आवास में रहने की जो आदत है, आप सब भाग्यशाली हो। मध्य प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा टाइगर जो भारत में, और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश। तो हमको से हर एक को जाना भी चाहिए देखने। और ये जो आपने बात कही ना कि जो कि आप अपन शहर से जाते हैं तो टाइगर खुला दिखता है, तो कभी ऐसी आपकी गाड़ी में भी कोई ऊपर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं रहती, और जितने फॉरेस्ट गार्ड है उनकी किसी के पास कोई बंदूक नहीं होती, कुल्हाड़ी भी नहीं होती, डंडा भी नहीं होता, लेकिन आराम से घूमते हैं। और कभी कभी तो टाइगर ऐसा है कि मैं अभी आज से कुछ महीने पहले गया था, तो वो टाइगर लगभग 100-200 फीट दूर था, ऐसे जा रहा था। वो टाइगर को देख कर गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक दी, वो सर बजा रहा। तो हमने कहा ठीक है। अब सच में जो तुमने बोला वो मेरे को थोड़ा सा अनुभव आया, पूरा तो नहीं आया, लेकिन जाने क्या वो टाइगर ऐसा चलते चलते उधर जाते थे पलटा, और पलटने के बाद वो सीधा अपनी चाल से, मस्तानी चाल से 1 2 3 करते, बिल्कुल ये मेरे पास टेबल रखी है, इस गाड़ी के यहाँ तक आया, और यहाँ आकर के उसने जिप्सी के ऐसे चक्कर लगाया। तो गाड़ी के अंदर मैं, मेरा बेटा,